जीवन के अंदर लेखन की तरफ रुचि आना, इसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है। आपका जो लेखन है उससे आपको व्यक्तिगत सरोकार ज्यादा रहा है या आप सामाजिक दृष्टिकोण से उसको लेखन करते हैं? देखिए साहब, जिंदगी के अंदर जो है ना आपको एक के बाद एक पुरस्कार प्राप्त हुए। एक तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन से स्तर से लेकर के राष्ट्रपति द्वारा जो आपको अलंकृत किया गया पद्म श्री से, तो उसके बारे में मेरे जो दर्शक देख रहे हैं उन तक, हमारे जो समाचार पत्र के लिए जो पाठक पढ़ेंगे उन तक आपका ये जो संदेश जरूर था। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा प्रधाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ में एक महान विद्वान, एक कोटि के विचारक, एक विशेष व्यक्तित्व साथ में है। आज हम उनके जीवन के इस सफर को, इनकी जीवन यात्रा को जानने का, सोचने का, समझने का प्रयास करेंगे। और ये एक जहाँ पर एक अच्छे पत्रकार रहे, कवि रहे, एक अच्छे उच्च कोटि के लेखक रहे, एक शिक्षक रहे, जिन्होंने जीवन का निर्माण भी किया है, पुस्तकों का लेखन किया है, मान और सम्मान, यश और कीर्ति में इनकी लगातार वृद्धि होती गई। अभी हाल ही में पद्म श्री अलंकरण से इनको विभूषित किया भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आप ऐसे व्यक्तित्व के साथ में अब रूबरू होने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा। समय है, समय की नजाकत भी है, कुछ वक्त के हालात भी हैं और आपके लिए कुछ एक खास बात भी है, तो इन बातों को आपके जीवन निर्माण में कुछ सहायता मिल पाए। मैं इन्हीं बातों को लेकर के आज कुछ सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमारे साथ में जो जुड़ रहे हैं डॉक्टर संतराम देशवाल जी, तो आपकी और हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। मैं स्वागत करता हूं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका वंदन, आपका अभिनंदन। धन्यवाद सभी आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे साक्षात्कार के लिए आए मेरे पास। आपका बहुत बहुत आभार पुनः सभी दर्शकों को। सर, हमारा ज्ञान ज्योति दर्पण का एक मोटिव है कि हम पूरे विश्व के अंदर एक वैचारिक क्रांति लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर एक पॉजिटिविटी हो, एक सकारात्मकता हो, एक सज्जनता, एक शालीनता हो। तो हालात के अंदर जो कुछ इस प्रकार का योगदान आप भी दे रहे हैं। तो मैं इस शुरुआत को लेकर के आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी का जो अनुभव है, थोड़ा हम उनसे अनुभव को लेकर के और अपने पाठकों तक, अपने प्रबुद्ध नागरिकों तक, अपने इष्ट मित्र साथियों तक, पूरे विश्व के उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि आपके प्रति आशिकाना अंदाज रखते हैं, आपके प्रति मोहब्बत की खुशबू रखते हैं, आपके प्रति एक सुंदर भाव रखते हैं। तो ये बताएंगे कि ये जीवन के अंदर लेखन की तरफ रुचि आना, इसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है। जरा इस तरफ देखते हैं। मैं बताऊंगा कि हमारे परिवार में ये अलग बात है कि मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी किन्हीं कारणों से वो ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे, मगर मेरे दूसरे जो परिवार, हमारा विस्तारित परिवार था, उसमें उस समय आज से लगाओ 200 साल पहले हमारे परिवार में कई शिक्षक थे, कई पटवारी थे और शिक्षा का प्रचार प्रसार था। मगर मैं बच्चा था, मुझे इन बातों का कोई संज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से प्रेरणा आई। एक दिन की बात है, मैं वहां से शुरू करूंगा। मैं रहा हूँगा 3-4 साल का, प्राइमरी का ही विद्यार्थी था, छोटा सा। और मैं एक हमारे गांव के बुजुर्ग थे, उनका बेटा फौज में था और उनकी चिट्ठी आई। मैं प्राइमरी स्कूल में रहा और वो सारे गांव में घूमा है, कोई उस चिट्ठी को पढ़ने वाला नहीं मिला। तो वो वहां से हमारी गली से, हमारे गांव में जो गली है उसको लंबी गली कहते हैं। मैं अपनी वो गांव मेरा गांव है झज्जर जिला में, खेड़का गुजर। तो मैं अपनी चौतरी होती है जैसे, उनके ऊपर बैठा हुआ था। तो उनको दिखाई दे गया, बुजुर्ग थे 80 साल के, 75 साल के। तो उन्होंने मैं देखा और वो कहने लगे मेरे पिताजी का नाम लेके कि भाई सुना है तू तो बड़ा होशियार है, ले मेरी चिट्ठी पढ़। अब मेरे को तो चिट्ठी पिट्ठी गुम हो गई, मेरे को कहाँ चिट्ठी पढ़नी आती थी, वो कायदा पढ़ते होंगे उस समय। तो फिर भी मैं अंदर चला गया, वो अंदर आ गए। मेरी माँ ने कहा कि हाँ जी, तो जैसे गाँव में तो पर्दा करते हैं, हाँ जी दादाजी क्या बात है। आगे मैंने बेटी चिट्ठी पढ़वानी थी, तो मेरी माता श्री ने कहा कि भाई आप चिट्ठी पढ़ दो। अब मैंने कहा मेरी थोड़ी पढ़नी आती है, फिर भी ना पढ़ दो, उनको क्या पता है बेचारों को। तो मैंने वो लेके और वो धीरे धीरे पढ़ी और वो कहने लगे दोबारा पढ़, 3 बार पढ़।
3-4 बार वो धीरे धीरे चिट्ठी पढ़वाई और उनको गए, बहुत बढ़िया बात है। और ये तो मेरी समझ में आ गई सारी, और वो चले गए। और इत्तेफाक ऐसे हुआ, तीसरे दिन फिर वो चिट्ठी लिखवाने के लिए गांव में गए, जिससे लिखवाते होंगे, वो नहीं मिले और भी कोई नहीं मिला। फिर वही इसी प्रकार की बात होगी, मैं वहाँ मिल गया बैठा हुआ, तो फिर वो कहने लगे भाई चिट्ठी तू लिख। अब मैं क्या, वो निजे की तो कलम होती थी और दवात होती काली स्याही, उससे हम तख्ती पर लिखते थे। तो फिर भी मेरी माता श्री ने फिर कहा, तो फिर मैंने वो उनका लेके और उससे उस कलम से लिखना शुरू कर दिया। मगर ठीक है दादाजी बोलो। तो वो बोलते गए, जो उन्होंने कहा, मुझे चिट्ठी लिखना पढ़ना तो कुछ आता नहीं था, जो उन्होंने कहा वो मैंने लिख दिया। भाई ऐसे लिखो कि ज्वार बोदी है, ये जैसे गांव की बातें होती है, वो मैंने सारी लिख दी। फिर उन्होंने कहा पढ़ के सुना। मैंने पढ़ के सुनाया तो बोले बहुत बढ़िया ये तो, और ये तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने वो चिट्ठी डाल दी और लिखारी बन गया है। तो फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया। मेरे पास ही तो लिखवाने के लिए आ गए, मेरे पास पढ़वाने के लिए आ गए, और सारे गांव में प्रचारित कर दिया। वे बहुत बढ़िया छोड़ा है। मतलब चिट्ठी लिखते लिखते किताबें लिखनी शुरू कर दी। जी, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी लेखन की, जहाँ तक है। फिर जो है विद्यालय में तो गांव में ऐसा ही होता है। हमारे उस समय जब मैं मैट्रिक दूसरे गांव से की थी, हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। हाँ जी, अब कुछ दिनों पहले अब हाई स्कूल बना है। प्राइमरी कुछ सालों पहले बना था। उस समय तो दूसरे गांव में जाते, दुलेड़ा गांव है, उसमें जाते थे हम पैदल। और वहाँ मुझे याद है कि 10 सेक्शन थे हमारे मैट्रिक के, मैं ए सेक्शन में था। और जो हमारे शिक्षक थे वो भी गजब के, सारे के सारे आजकल तो ट्यूशन में पढ़ाते हैं, हमें वहीं रोकते थे, सुबह शाम बुलाते थे। और खासकर अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, इसके जो अध्यापक थे वो तो बहुत मेहनत करवा के और हमें पढ़ाते थे। और 10-12 बच्चों का ग्रुप बना रखा था कि मेरिट में आएंगे। तो वो अलग बात है कि मैं ही आया केवल, इतने सारे बच्चों में से और कोई नहीं आया। और फिर मेरा सिलसिला, उस वक्त का मेरिट आना बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। और मेरा तो ये नहीं था मेरिट क्या होती है, ना मुझे ज्ञान था, ना और माता पिता को भी कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, पास हो गया, अच्छे नंबर आ गए। तो फिर उसके बाद मेरी माता जी ने, मेरे पिताजी का देहांत जब मैं 3-4 साल का रहा हूँगा तब हो गया था। मेरे पिताजी थे नहीं। चलिए आप ये बताएं कि आपकी मम्मी का, आपके पापा का, आपके माता पिता का नाम बताएं, अपने दादा दादी का नाम बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा संक्षेप के अंदर, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसकी जानकारी जरूर दे दीजिए। हाँ, जिला झज्जर में गांव है। जब बहादुरगढ़ की तरफ आते हैं तो 15 किलोमीटर है दुलेड़ा, उससे अप्रोच रोड जाती है खेड़का गुजर, 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। तो वहाँ मेरा पैतृक गांव है। और मेरे दादा श्री का नाम था श्री मोहनलाल देशवाल, और मेरी दादी का नाम था देवी, और मेरे पिताजी का नाम था श्री सदाराम देशवाल। मेरी माता जी का नाम था श्रीमती दड़का देवी। अब अपनी अर्धांगिनी और अपने बच्चों का नाम भी बता दीजिए। धर्मिणी है डॉक्टर राजकला देशवाल, वो भी यहाँ मुरथल से सेवानिवृत्त हुई है। हिंदी में ही एसोसिएट प्रोफेसर और प्राचार्य का भी पदभार उन्होंने संभाला है। और मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा उदित सौम्य देशवाल है, वो पावर ग्रिड में डीजीएम है। और उसकी हमारी जो बेटी है, पुत्रवधू है, वो नेशनल कैप यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर। और छोटा बेटा है गोपिंद्र देशवाल, वो ये पेप्सी कोला है, उसमें मार्केटिंग। और हमारी 2 पोतियां हैं, देवांगना और तारांगना। अच्छा, ये बताएं साहब कि आप का जब लेखन कार्य चलता है, लेखन कार्य के अंदर एक जिंदगी का कोई ना कोई इंसान महावाक्य लेके चलता है। क्या आपने अपनी जिंदगी की कोई लाइफ लाइन बनाई, कोई महावाक्य आपने तैयार किया? नहीं, मैं ना कोई ऐसा कोई वो नहीं हुआ। बस मैं तो लेखन का ये समझता हूँ कि जब कोई ऐसे विचार होते हैं, इतनी तीव्र भावनाएं आती हैं, और वो हमें रात को सोने नहीं देती, दिन में चैन नहीं आता। कोई सामाजिक विडंबना देखते हैं, कोई अन्याय देखते हैं, कोई संस्कृति के प्रति कोई ऐसा देखते हैं कि ये ऐसा हो गया, तो फिर वो उमड़ घुमड़ जो होती है वो चैन से नहीं बैठने देती, जब तक उनको मैं कागज पर नहीं उतार लेता।
लिख लेता हूँ। आजकल तो मोबाइल पर और इन पर भी लिखता हूँ। आजकल कागज का प्रयोग मैं नहीं करता, अब सीधा ही लिख लेता हूँ। ये बताएं कि आपका जो लेखन है उससे आपको व्यक्तिगत सरोकार ज्यादा रहा है या आप सामाजिक दृष्टिकोण से उसको लेखन करते हैं? नहीं, मैंने तो व्यक्तिगत कोई सरोकार नहीं रखता। मैं तो सामाजिक दृष्टि से समाज का कुछ परिवर्तन हो, समाज में कुछ बदलाव सकारात्मक आए, समाज अच्छी सोच से आगे बढ़े, इसी को सोचकर मैंने लिखा है। और मेरा ये मानना है कि जो साहित्य है वो मनोरंजन नहीं है, ना वो निज हित के लिए है, बल्कि उसका तो समाज हिताय है। जो समाज के हित के लिखा जाएगा वही कालजयी साहित्य होगा, वही आगे जाकर फिर लोगों से जोड़ेगा। तो मेरा अपना सरोकार नहीं रहा, अपने सरोकार के लिए नहीं लिखा है। मैं तो जो सामाजिक विडंबनाएं देखता हूँ उसको ही, सामाजिक हो या साहित्य से संबंधित है, समाज से, उनसे संबंधित लिखता हूँ। अच्छा जी, जिंदगी के अंदर सफलता मिलती है, संघर्ष और इनको संतुलित करने का इंसान को जो एक प्रयास करना पड़ता है। तो आपसे दो बातें, पहला तो ये है कि आपको संघर्ष जब करना पड़ा, आपकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जब इंसान मायूस हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो उससे उभरने का तरीका क्या है? देखिए, मैं ऐसा डिप्रेशन में तो कोई ऐसी स्थिति नहीं आई। जाहिर है कई बार आदमी के अंदर इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, ये समाज है कि आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, परेशानी की स्थितियां आई हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, औरों को भी कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं परेशान हुआ तो मैं लेखन में डूब गया और भूल गया उन सारी परेशानियों को लेखन के माध्यम से, और तत्काल बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे अंदर से कोई परेशानी नहीं है। तो अब भी मैं ऐसा ही है, पहले भी ऐसा रहा है कि जब भी कोई और किसी का दुख देखता हूँ या अपनी परेशानी देखता हूँ तो मैं लेखन में डूब जाता हूँ, चाहे वो कविता हो, निबंध हो या कोई भी विधा हो। आपने कविताएं लिखी हैं जी। कोई भी दो पंक्तियां जो आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, जो आपके बहुत ज्यादा दिल के करीब हैं, वो? जैसे मैं अपना मूल मंत्र समझता हूँ कि मेरा जिंदगी में कि वो मेहनत है, तो मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं, मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं, विश्वास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। मेहनत करके तो देखो यारो, मेहनत से रास्ते भी बदल जाते हैं। खूबसूरती के साथ। अच्छा, जिंदगी के अंदर आपने जब कामयाबियां हासिल की, एक के बाद एक पुरस्कार भी मिले हैं, हर तरफ जो है ना आपकी वाहवाह होती है। जब इंसान को जो है तरक्की मिलती है, ऊंचाइयां मिलती हैं, तो एक हल्कापन महसूस करता है और कहीं ना कहीं ईगो भी हट करनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर इंसान अपने आप को कैसे कंट्रोल करता है, इसके बारे में जरूर बताएं। देखिए, मैंने पहले भी कोई ईगो नहीं पाली, कोई अहम नहीं पाला, और फिर उभरने की तो बात ही नहीं है। मैं तो सहज रूप से जीने वाला व्यक्ति हूँ। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ भी जाए तो मैं उसको फिर नजरअंदाज कर देता हूँ कि भाई आपकी जो दूसरा व्यक्ति है उसकी सोच है। जैसे मैं कल बताता हूँ, कल आपको ध्यान होगा कार्यक्रम में आप भी थे, तो जो एक MLA, क्यों नाम लो किसी का, वो मेरे संबोधन भूल गए थे। हाँ, तो मैंने बाद में तय के ऊपर उनको कहा कि आपकी उम्र अभी ऐसी है कि प्रोटोकॉल में आपको मेरा नाम लेना चाहिए था, और प्रोटोकॉल के हिसाब से तो मेरा पहले आना चाहिए, मगर कोई बात नहीं, भी जहाँ भी आ जाए। वो बोले हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और सॉरी मैं आपकी आत्मा प्रार्थी हूँ। तो मैं अगले को बता देता हूँ सहज भाव में। मैं अपनी ईगो को ऊपर क्यों लूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिल्कुल नहीं। मैं तो अब भी बच्चे कहते पापा आप ज्यादा, जैसे मैं जाता हूँ बाजार में भी तो लोग आ जाते हैं, आओ आपके साथ सेल्फी लेनी है, आपके साथ ये है कि फिर बोल जाहिर है उसमें लड़कियां भी आती हैं, तो बच्चे कहते पापा आजकल ऐसा ही है, आप मत जाया करो, आप जाओ तो कि हमारे साथ जाया करो। मैं फिर परवाह नहीं करता, चला जाता हूँ, आम लोगों में घुल मिल जाता हूँ, घूमता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कोई क्या करेगा मेरा, और करेगा तो करेगा, क्या करें उसका। और वो ऐसी बात नहीं है, ये वो ईश्वर भी है, भगवान भी है, समाज भी है, देखता है। और कोई मेरे बारे में यदि गलत सोचेगा, सोचता रहे कि मैं ठीक हूँ तो ठीक हूँ। अच्छा देशवाल जी, ये परिवर्तन है, आपने जैसे बोला भी कागजों के ऊपर लिखना आपने छोड़ दिया है, तो जरूरी बात है आप कंप्यूटर के ऊपर आ गए, और कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन, ये जो लेखन के बाद में जो डिजिटल युग आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके बाद इस पर थोड़ा और गहराई से बात करें। हाँ, अब देखो, ये मैं सही बात पूछो तो शुरू में जब कंप्यूटर आया, जब मेरे मन में ये विचार उठते थे कि ये जो कंप्यूटर आ गया ये तो हमारे लिए घातक होगा, बेरोजगारी आ जाएगी, मगर अब समझता हूँ कि ये हम रोक नहीं सकते।
जब समाज में कोई क्रांति आती है तो आती है और आ गई, तो इसमें जो डिजिटल क्रांति आई है हम इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। बेशक कुछ भी हम करें इसके साथ जुड़ना चाहिए भी, और उसके आप सकारात्मक जो पहलू हैं वो ग्रहण करें, नकारात्मक है वो ग्रहण मत करें। और यदि आप सकारात्मक रूप से जो आधुनिक ये जितनी भी सुख सुविधाएं हैं खासकर डिजिटल की, तो उनका प्रयोग करेंगे तो आपकी और ज्यादा ऊर्जा है वो और भी ज्यादा विकसित होगी, और भी आज ज्यादा आप लिख पाओगे। पहले मैं कागज पर लिखता था, रफ लिखता था, फिर उसके बाद साफ लिखता था। अब जरूरत ही नहीं है, सीधा उसमें लिखता हूँ, उसमें वो आप ही गलती बता देता है, और नहीं बताता तो उसको रोक के और आप देख लो, उसके अंदर ही कोश है, सब कुछ उसमें ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा लिख लेता हूँ। अच्छा ये बताएं कि जो हम डिजिटल युग के अंदर जब हम जाते हैं तो इसके कुछ एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव भी आ रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी जब रोटी खाते हैं तो मोबाइल हाथ में रखते हैं, तो आप क्योंकि अनुभवी हैं और उम्रदराज भी हो रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को इस डिजिटल युग के अंदर, इस क्रांति के अंदर अपने आप को कैसे पेश करें? देखिए हम इसको रोक नहीं सकते। अब जो घर घरों में ये समस्या आती जा रही है कि बच्चे हैं वो पढ़ाई को भी भूल के और मोबाइल में गेम और बहुत सारी चीजें हैं वो देखते हैं, और बड़े घातक परिणाम इसके सुनने में भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत चुनौती है। तो उसके लिए माता पिता को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखो उनको रोकोगे तो उनके अंदर कुंठा आएगी, तो उनका एक समय निर्धारित कीजिए और ये आपने पूरा देखते रहिए कि वो क्या देखते हैं, केवल सकारात्मक चीज देखें, और गूगल पे कोई कुछ देखना है और कहीं देखना है, आप इसको उनको ऊपर ये पूरी वाच रखें कि कहीं वो गलत नकारात्मक चीजें तो नहीं देखते हैं। यदि इस प्रकार से माता पिता का दायित्व बढ़ गया है, वो देखेंगे तो फिर ठीक है, ये तो आगे बढ़ेगा, ये और भी दिन प्रतिदिन अब तो इसमें बदलाव आता है। देखिए साहब, जिंदगी के अंदर जो है ना आपको एक के बाद एक पुरस्कार प्राप्त हुए। एक तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन कौन से स्तर से लेकर के राष्ट्रपति द्वारा जो आपको अलंकृत किया गया पद्म श्री से, तो उसके बारे में मेरे जो दर्शक देख रहे हैं उन तक, हमारे जो समाचार पत्र के लिए जो पाठक पढ़ेंगे उन तक आपका ये जो संदेश जरूर था। हाँ जी, मैं वैसे तो ये बता दूं कि मैं पुरस्कार की तो मेरी लालसा तो नहीं रही कभी, मगर जब पुरस्कार मिलते हैं तो खुशी मिलती है। तो मैंने 2004 की बात बताऊं, 2004 में जब मेरी पहली पुस्तक आई, और वो पहली पुस्तक की श्रेष्ठ पुस्तक जो साल की एक होती है, हरियाणा साहित्य अकादमी थी, आजकल उसका नाम साहित्य और संस्कृति अकादमी हो गया, उसके द्वारा सर्वोत्तम पुस्तक का उसको पुरस्कार मिला था। उसके बाद थोड़ा सा हौसला तो बढ़ता ही है, उसके बाद सिलसिला लेखन का शुरू हो गया, और फिर 2009 में मेरी कविता की किताब आई अंक दर्द। ये जो मेरी किताब थी ना, जो पहली पुरस्कृत थी, ये निबंध की थी, ललित निबंध की, लोकालोक। फिर अंक दर्द है, उसको भी पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार। और फिर और आगे सिलसिला बढ़ा, और फिर 2014 में मुझे जन कवि मेहर सिंह जो सम्मान है वो उससे नवाजा गया, और फिर 2018 में मुझे महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 5 लाख का है, वो मुझे मिला। और फिर अब ईश्वर की कृपा है कि ये भारत सरकार ने भी सारी चीजों को देखा। मेरा जो जीवन है सारा वो बहुमुखी रहा है, केवल लेखन में नहीं रहा है, समाज में रहा है, और पत्रकारिता में भी रहा है, और शिक्षा में तो रहा है। और मैं जब शिक्षक था तब भी केवल मैं ये अब भी ये मानता हूँ शिक्षकों के लिए कि जो शिक्षक है वो तो एक प्रकार से आलोक स्तंभ होता है समाज का जी। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आलोक स्तंभ बनूं और बच्चों के साथ उसी तरह का संबंध रखूं। मेरा घर 24 घंटे बच्चों के लिए अब भी खुला रहता है, पहले भी खुला रहता था। उनकी कोई समस्या, व्यक्तिगत समस्या है, वो का समाधान करता हूँ, उनके घर भी जाता हूँ। अच्छा, आपकी जिंदगी के अंदर सबसे खुशनुमा माहौल, सबसे खुशी का क्षण कौन सा है जो रह रह करके याद है? ईश्वर ने बहुत सारी खुशियाँ मुझे दी हैं, और इसमें मैं तो जाहिर है कि मैं, हालांकि मैं ये खुशी गमी इनको ज्यादा था नहीं लेता, पर फिर भी खुशी तो खुशी होती है। तो यदि आपसे ही पूछो तो ये जो मुझे पद्म श्री का मिला, इससे मैं ज्यादा रोमांचित हुआ।
इससे ज्यादा खुशी महसूस हुई। और जब वहाँ पर 27 तारीख को हमें मिलना था, ये तो 27 की रात को अशोक का होटल तो कितना बढ़िया होटल है, वहाँ मुझे रात को नहीं मिल जाए कि भाई अब कब होगी सुबह, कब होगी सुबह। और फिर वो शाम को था 6 बजे, तो दिन में शुक्र है कि वो रिहर्सल के लिए ले गए तो दिन चला गया। मगर मुझे ऐसा लगा कि भाई वो क्षण केवल मेरा यूं नहीं कि मेरे लिए, तो वो दूसरे जो मेरे विद्यार्थी हैं, समाज के मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, वो देखेंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी, उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ और भी उसको प्रेरणा लेकर आगे पहुंचे। तो वो मेरा सबसे सुखद क्षण। उम्र कितनी है? मेरी 70 साल। 70 साल के आप 7 सूत्र बताइए जो जिंदगी को सफलता की पायदान के ऊपर लेके जाते हैं। सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा, ये मेहनत, दूसरा अनुशासन, तीसरा संकल्प शक्ति, और चौथा आप बेशक डिजिटल युग आ जाए, बहुपठन पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, और मौलिकता, मौलिक सोचो, मौलिक लिखो, और जहाँ भी जिस क्षेत्र में आप मौलिक करो, ज्ञान अर्जित करो। तो ये मेरी सफलता के सूत्र हैं, और कोई जिंदगी में शॉर्टकट नहीं इनसे हटकर। मतलब ये आपने जो 7 सूत्रीय कार्यक्रम है, भाई जिंदगी के अंदर जो ब्याह हो ना तो 7 फेरे ले हैं, तो ये भी आपने मतलब जो है अगर सफलता के साथ में शादी करनी है तो ये 7 फेरे लेने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में हो, ये बात केवल साहित्य की नहीं हो रही है। आज ये जो सूत्र आपने बताए हैं, इनसे हट गए हैं लोग। मेहनत नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, अनुशासन में नहीं रहना चाहते, समय प्रबंधन नहीं करना चाहते, इच्छा शक्ति नहीं रहती, निराशावादी हो जाते हैं, तो सकारात्मक नहीं होते, और फिर इसलिए फिर वो दोष देते हैं समाज को या और किसी को। यदि ये सारे सूत्र अपना के आप आगे चलोगे तो पक्का आपको सफलता। सर अब सीधे सीधे सवाल और सीधे सीधे जवाब, लेकिन शॉर्टकट चलेगा कि सबसे आप बेहतरीन पुस्तक का नाम बताओ। मेरी सबसे बेहतरीन, मेरी अपनी, मेरी तो वैसे सारी, तो लेखक के लिए सारी पुस्तकें अच्छी होती हैं, मगर अभी मेरी पुस्तक आई है पद्मश्री की घोषणा के बाद, जिंदगी और बता, और कविता की है, तो वो मेरी, मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन। आपकी जिंदगी का सबसे प्यारा मित्र एक का नाम बताओ, जल्दी से बताना। हाँ, मैं वैसे ज्यादा मित्रता का नहीं, क्योंकि मैं अंतर्मुखी आदमी हूँ, मगर हमारे यहाँ साथ में ही ओंकार दी है, वो मेरे सबसे प्रिय मित्र। आपकी जिंदगी को निर्माण करने वाले किसी एक शिक्षक का नाम दीजिए। डॉक्टर रणजीत सिंह, क्या पढ़ाते थे? संस्कृत पढ़ाते। ये बहुत अच्छा है। जल्दी से ये भी बता दीजिए कि आप अपनी जिंदगी के अंदर यदि आपको एक चीज को चुनना पड़े, कल को हमारी जिंदगी का अंतिम क्षण है, और यदि हमें कोई ये कहे कि आपको एक चीज को चुन लो, वो कौन सी चीज होगी जिसको आप चुनेंगे मृत्यु से पहले? नहीं, मैं तो पुस्तकों को ही चुनूंगा, मेरा इसके अलावा कोई वो नहीं होगा। कोई मांगे कि आप क्या, मेरे को पुस्तक दे दो, जो अच्छी पुस्तकें हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संतराम देशवाल जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव हमारे साथ में साझा किए हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्राना करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने अपने जिंदगी के अनुभवों को जो बताया, जिस प्रकार से जिंदगी को जिया, जिस प्रकार से हमारे दर्शकों के लिए इस बात को पहुंचाया, मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपने कीमती समय दिया। और दोस्तों, ये साक्षात्कार सामान्य नहीं है, इसे आप यदि अच्छा समझ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, खुद भी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का सहयोग कीजिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत माता।